हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने लिया है दिसंबर 2024 का पेपर 1। हमारा सब्जेक्ट है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स, और इसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 to 4 बना चुके हैं। ये है हमारा पार्ट 5। पार्ट 1 to 4 में हमने डिस्कस किया है 31 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन, साथ में उनके बेसिक्स भी डिस्कस करे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जो इस वीडियो के एंड में मैंने अटैच कर रखी है, या फिर आप मेरी चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको प्लेलिस्ट में ये सेक्शन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ठीक है, अब 52 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि हमने क्या करना है। हमारे पास कुछ प्लैंक्स हैं जिनका साइज ये दे रखा है, मतलब ये इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर मैं बनाऊँ डायग्रामेटिकली तो कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गई हमारी 2 मीटर, ये हो गया हमारा, अभी थोड़ा बड़ा बन रहा 35 सेंटीमीटर, और ये हाइट हो गई मेरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी कुछ हमारे पास प्लैंक्स हैं जो कि एक वुडन ब्लॉक से हमें बनानी है। और वुडन ब्लॉक की भी डायमेंशन हमको दे रखी है, वो है 8 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा, और 70 सेंटीमीटर सॉरी, और 40 सेंटीमीटर थिक, यानी उसकी हाइट इतनी है। तो इस तरीके का ब्लॉक बन रहा है ये वुडन ब्लॉक। इससे हमने ये प्लैंक्स बनाने हैं गिवन इस डायमेंशन के। तो कैसे होगा इसका? सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले मैंने आपको बोला ना, हमेशा यूनिट सेम करिएगा जब भी हमने कुछ क्वेश्चन में किसी से भी डील करना है। तो ये 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं इसको मैंने एक ऊपर आपको टेबल ऑलरेडी बनाई है, उसको किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, और बीच में आता है मीटर, लीटर या फिर ग्राम। तो सेंटी से मिली में जाना, यानी क्या होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पर 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 800 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। अब हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होते तो जो बड़ा वाला डायमेंशन होता है ना, जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाने होते हैं, इससे छोटे वाले को डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। तो हमारा क्या बन जाएगा? 800 इंटू 70 इंटू 40, ये ऊपर बड़े वाले का वॉल्यूम बन गया, और छोटे वाले का वॉल्यूम हो गया 200 इंटू 35 इंटू 8। छोटे वाले के वॉल्यूम से बड़े वाले को डिवाइड कर देना है। अब कितना आ रहा है आंसर? यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 2 1 जा 2 4 जा 8। ठीक है, अब 7 10 जा 70, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया इसका आंसर? 4 10 जा 40। तो यानी हमारे कितने प्लैंक्स बन जाएंगे इस साइज़ के? 40 प्लैंक्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि अ चाइल्ड सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसने इन दोनों को ऐड किया, 1/2 + 1/3 = 2/5 लिख दिया। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो बच्चे ने किया है, इसको देख के आपको क्या समझ आता है? क्या ये सही आंसर है? पहले तो ये बताओ। कर लेते हैं, चलिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6, और 2 3 जा 6, और 3 2 प्लस आएगा 3 2 जा 6। तो कितना इसका आंसर हो गया? 5/6। लेकिन आंसर उसने क्या लिख दिया? 2/5। तो उसने क्या करा है? उसने न्यूमरेटर को अलग से जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर को अलग से जोड़ के ऐसे 2/5 लिख दिया। तो हमें रीजन्स पढ़ के इसमें से बताने हैं। ठीक है, पहला बोलना है कि चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन और नंबर लाइन। अभी बोला कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको वो नहीं आता है। चलो, हो सकता नहीं आता है, बट इससे ये हम नहीं कह सकते कि उसने एडिशन गलत कर दिया है, वो अलग चीज़ हो गई। चाइल्ड हैज़ एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। मैंने बताया था ना, उसने क्या किया, उसको समझ आए बीच में प्लस है तो 1 + 1 में 2 कर देता हूँ, और 2 + 3 में 5 कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, जो उसको समझ थी
कि नेचुरल नंबर यानी अगर मैं 1 2 3 सिंपल नंबर को मैं जोड़ूंगी तो उसको कैसे जोड़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को उसने यहाँ लगा दिया है। उसको भी फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि फ्रैक्शन में एडिशन कैसे की जाती है। तो हाँ, ये मुझे सही लग रहा है। बाकी देखते हैं। चाइल्ड डज नॉट नो एडिशन ऑफ नंबर्स। नहीं, नंबर्स का एडिशन तो उसे सही आता है। अब उसने 1 + 1 2 लिखा है और 2 + 3 5 लिखा है, ये तो सही लिखा है उसने, तो ये गलत है अगेन। ठीक है। और फोर्थ बोल रहा है चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू टेक एलसीएम। अब एलसीएम तो वो हो सकता है उसे आता हो, लेकिन उसे पता ही ना हो, क्या पता कि यहाँ पर ऐसे एलसीएम लेके फिर एडिशन किया जाता है। हो सकता है ना कि उसे पता ही ना हो, तो ये भी गलत है। तो हमारा सबसे सही आंसर क्या होगा, यही कि सेकंड। बच्चा उसको जो आता है वो उसको बेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे एडिशन आता है नेचुरल नंबर्स का, उसने वही चीज़ यहाँ पर कर दी। अभी उसे मैथड नहीं आता, तो हम उसको मैथड सिखाएंगे कि फ्रैक्शंस में कैसे एडिशन करते, तो वो कर लेगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 54 ये बोला है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में जो सोचती है, उसमें उसने क्या किया, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इस चीज़ को, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। अब कैसे दी है वो हम पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं बोलती हूँ कि आप अगर सोच रहे हो, आप ये क्वेश्चन अगर ये सोच के छोड़ दो कि मैंने तो NEP 2020 पढ़ी नहीं, तो हो सकता है मैं नहीं आंसर कर पाऊँ, ऐसे मत कीजिए। मैंने बोला ना, पेडागॉजी में सबसे बेस्ट चीज़ जो चलती है वो है लॉजिक एंड इन लॉजिक, नॉट हैविंग प्रॉपर लॉजिक। कुछ भी बोलो, आपको इलॉजिकल हो सकता है। तो जैसे ही ऐसा लगे कि ये इलॉजिकल है, ये तो मतलब ग्राउंड में ही सही बात नहीं है, तो उस बेसिस में भी आप एलिमिनेशन करके सही ऑप्शन में पहुंच सकते हैं। जहाँ पर आपको सब लॉजिकल लग रहे हैं वहाँ पर आप रुक जाइए। ठीक है, कि पता नहीं इसमें से हो सकता है क्या पता हो, लेकिन जो इलॉजिकल है वो तो वैसे ही गलत हो गया ना। तो कभी भी ये देख के क्वेश्चन मत छोड़िएगा, भले आपने तैयार किया हो या ना किया हो। ठीक है। अब बोलते हैं कि क्यों उसने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस दी है। सबसे पहला जो बोल रहा वो है कि इट इज़ फाउंडेशनल टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि AI हो गई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। हो सकता है जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें हम AI बोलते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं, उस सब में ये काम आता है। तो अगर ये बच्चों को आता होगा तो ये आगे के जो टॉपिक्स उनको अच्छा करेंगे। अब इनमें हमें सबसे सही बताना है, तो फर्स्ट तो मुझे सही लग रहा है, हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि ऐसा करने से ये हमें टीचर का एक सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, तो ऐसी बात तो है नहीं। आप कितना ही AI ले आओ, कितना ही नई मशीन्स ले आओ, लेकिन जो ह्यूमन टच है टीचिंग में, वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सही नहीं लग रहा। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है लर्निंग का स्कूल में, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दीजिए नहीं। ठीक है, हो सकता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये सोच के उसको इम्पोर्टेंस दें, ये तो नहीं। उसकी कोई यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, तब हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे, तो ये भी नहीं। और ये फाउंडेशनल टू ह्यूमन सर्वाइवल है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस हम इसीलिए किसी चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दे दें। फाउंडेशनल टू ह्यूमन सर्वाइवल नहीं, इतना नहीं। अगर मान लो आपने कंप्यूटर नहीं सीखा है तो क्या आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी? नहीं, ऐसा तो है नहीं, है ना। इसलिए ये भी हम गलत करते हैं, यानी 54 का क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगेन फिर से एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बेसिस में कोई क्वेश्चन है। फिर से बोल रही हूँ, ये सोच के मत छोड़िए। अभी आपको ऊपर में NEP 2020 की क्या ज़रूरत थी, बताइए, कुछ नहीं, है ना। उसी तरीके से हो सकता है इस क्वेश्चन में भी ज़रूरत ना हो, आप पढ़िए तो सही पहले। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार, के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स टीचर्स नीड टू शिफ्ट टूवर्ड्स, किस तरफ उनको शिफ्ट होना चाहिए। अब देखिए, अगेन लॉजिक में चलिए। ये पहला बोल रहा है कि प्रमोटिंग मेमोराइजेशन एंड रिग्रोस एल्गोरिथम। आप अगर अच्छे टीचर हैं या आपने कहीं पढ़ाया है तो आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं किया जाता है। बच्चे को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हम आजकल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन कि बस आप रट लो। तो ये तो गलत है। अब देखिए, एलिमिनेशन का मेथड ए गलत है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब सी में हमें चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। बिकमिंग सोल अथॉरिटी फॉर राइट आंसर, मतलब मैं ही सही हूँ, मैं ही जो बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसा क्या टीचर कर सकता है? नहीं।
बहुत सारे सही आंसर होते हैं और कई बार सही नहीं भी हो के आपको उसमें से सही पार्ट ढूंढ के बच्चे को बताना पड़ता है कि यार तुमने ये सही बोला, ये गलत बोला है, ये सही बोला, ये गलत बोला है, तो तुम पूरे गलत नहीं हो, तुम हो सकता है तुम पूरे सही भी नहीं हो, तो तुम सोल अथॉरिटी नहीं हो सकते हो राइट आंसर की, भले ही आप कितने ही अच्छे टीचर है। तो ये गलत। तो क्या बच गया सही? बस बी वाला। इसमें आप मुझे बताइए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की ज़रूरत थी? नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये मत पढ़ के जाइए, लेकिन इन केस आप ये नहीं पढ़ पाए या आपका ये पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये सोच के आप क्वेश्चन मत छोड़िए, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया टू फोर्थ ग्रेडर्स। अब फोर्थ क्लास में बच्चे पहली पहली बार एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आप क्या सीधे उनको ये बोल दोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर? अब क्या ही पता उसको स्क्वायर क्या है, क्या ही पता उसको साइड क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उनको नहीं समझ आएगा ये, तो आपको उसको कुछ ईजी तरीके से समझाना पड़ेगा। तो क्या मेथड लेंगे? अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन लेंगे क्या? नहीं। ये तो और बड़ी चीज़ है जो आप बाद में शायद 11th-12th में अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन का। तो नहीं, फार्मूला बेस्ड अभी मैंने बताया कि नहीं। एबेकस से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन से भी नहीं होगा। तो टेसलेशन, टेसलेशन देखो हिंदी में आप मतलब समझो टाइलिंग। आप क्या बोलोगे? मान लो ये इतना बड़ा एरिया है, आपके पास इतनी ईंट दे रखी है, तो कितनी ईंट लेनी पड़ेगी आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप समझाओगे कि 9 ईंट के बराबर इसका एरिया है। तो अगर एक ईंट मेरी 4 मीटर स्क्वायर है, तो 9 का कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप समझाओगे उसे कि ऐसे एरिया का कॉन्सेप्ट बनता है। फिर धीरे धीरे आप उसको साइड का मतलब समझाओगे, फिर समझाओगे कि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, तो फिर आप जाके फॉर्मूला बेस में आओगे। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? टेसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। अब इसका मेथड क्या होता है? देखो सबसे पहले हमें जो नीचे डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, उनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं? ये है मेथड, देखिए 7 14 और 8 लिख लीजिए। अब सबसे पहले ये दोनों 2 की टेबल में जाते हैं ना, ये नहीं जाता तो इसको एज इट इज लिख लो। 2 7 जा 14 ये, और 2 4 जा 8 हो गया। अब इसको निपटा लो। मैं 2 2 जा 2 बार कर सकती हूँ, लेकिन आप एक ही बार 4 टाइम कर लेंगे। इनमें नहीं जा रहा तो इनको ऐसे उतार लो। 4 1 जा 4। हम मतलब हमारा ये मुद्दा होता है कि सबसे कम टाइम में चीज़ें डिवाइड होकर हमें लास्ट आंसर मिल जाए। अब ये दोनों 7 से चले जाएंगे, तो 7 1 जा और इसका 1 ऑलरेडी आ गया। जैसे 1 बनाए तो जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। तो क्या मिल गया हमें? एलसीएम 56। अब देखो क्या करना है। 7 की टेबल में 56 कितने जा जाता है? 8 जा। उस 8 जा इंटू 4 कर दो ऊपर वाले से, तो 8 4 जा कितना आ गया? 32। ठीक है। 14 की टेबल में 56 कितने जा जाता है? 4 जा। तो 4 इंटू 5 कर दो, 4 5 जा 20, और फिर माइनस है। 8 की टेबल में कितना जाता है? 7 जा। 7 इंटू 7 कर दो, 7 7 जा कितना हो गया? 49। कितना आया ये? 3 4 5 और ये 2, 52 माइनस 49 अपॉन में 56। कितना बच गया? 49 50 51 52 हो गया ना? 50 51 52 3 अपॉन 56 इसका सही आंसर ये रहा। तो इस तरीके से आप एडिशन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं सब्ट्रैक्शन है सिंपल, वो भी कर सकते हो। ये तो 3 वाला था, तो पहले एलसीएम लेना है और उसके बाद हमने आगे ऊपर मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना। एलसीएम आई होप आपको लेना आ गया हो। अगर आपको इसमें और चाहिए वीडियो कि मैं और एलसीएम सिखाऊँ कैसे निकालना है, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए। 58 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? या तो वर्टिकल हो सकती है, या हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या और तरीके से भी हो सकती है। हम जनरली अभी यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या कोई और डायरेक्शन में भी। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने ए लिखा, ए में मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगी, तो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला हिस्सा क्या सेम बन रहा है? नहीं, ये इधर को बन रहा है, ये इधर को बन रहा है। तो ये क्या सिमेट्री है इनमें? तो है नहीं है। इस मैच में देखो, जैसे एच में मैंने कहा तो ये अब सेम बन गए ना, तो यानी इनमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं एक यहाँ ड्रॉ करूँ तो क्या अब ये सिमेट्री हो गई ऊपर और नीचे?
हाँ जी बिल्कुल, ये अभी भी सेम है, ऊपर और नीचे मैं इनको उल्टा मिरर में देखूंगी तो सेम बनेंगे ना, उनको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे इसमें है, इसमें है, तो अब इसमें हमें ढूंढनी है कि इसमें दो है, तो दो बना के देखो। इसको मैंने एक ऐसे काट दिया, ऐसे तो सिमेट्री हो रही है इसमें, लेकिन अब और किसी डायरेक्शन में काट के सेम बनेगा नहीं, तो ये आंसर तो गलत हो गया। यू में ऐसे तो सिमेट्री हो रही है, क्या ऐसे हो रही है नहीं, और किसी डायरेक्शन में होगी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट एच, एच मैंने अभी बताया, हाँ इसमें तो दो लाइन ऑफ है, तो ये हो गया सही आंसर। बी में ऐसे है लेकिन ऐसे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, एच। आगे ना आपको कॉन्सेप्ट समझ लाइन ऑफ सिमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, देखिए कि कौन किससे रिलेटेड है। इसका सही आंसर वैसे चरक संहिता है। ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है, मैथ से नहीं, ठीक है। आपको ये आप पढ़ लेना, ये चीज़ें तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी। ये भी मैथ से रिलेटेड है, ये भी मैथ से रिलेटेड है, ये भी मैथ से रिलेटेड है, और ये है आयुर्वेदा से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, चरक संहिता। अब ये पूछ रहा है द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 and 7 इन द नंबर, ये क्या है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पर इसका और 7 का पूछ रहा है, तो कैसे जाती है प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वंस, टेंस, 100, 1000, और ये क्या हो गया, 10,000। जो भी उसमें वैल्यू आती है हम क्या करते हैं, उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 में क्या आ रहा है, टेंस, तो 7 × 10 कितना हो गया, 70। और 5 में क्या आ रहा है, 10,000, तो 5 × 10,000 कितना आ गया, 50,000। इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस पूछ रहा है, तो माइनस कर दो इससे, जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा। अब इसमें हम कैरी ले लेंगे, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो पहले इनसे लेते आओ। ये 5 से बन गया 4, ये बनता 10, यहाँ पर 9 आ गया, फिर बन गया 10, फिर एक और कैरी लेना, तो ये बन गया 9, और ये बन गया 10, ठीक है। अब 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3, ओके। 9 में से 0, 9, 9 का 9 उतर जाएगा, और ये बच गया 4, कितना आ गया, 49930। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट, ख़त्म जी। हमने दिसंबर 2024 का मैथ्स का सेक्शन पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इन्वायरमेंट शुरू करूँगी। इसी में मैं पहले कोशिश करूँ कि मैथ्स और इन्वायरमेंट आपका पेपर वाइज में पूरा करते जाऊँ, और फिर मैं बाकी सब्जेक्ट भी पकड़ूँगी। ऐसे आपको कोई डाउट है, कोई आपको लगता है कि टॉपिक आपको सेपरेटली पढ़ना है, जिसमें आप पूरा बेसिक्स में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको उसके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है आपको, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, लाइक का बटन आप दबा सकते हैं। एंड ऐसी ही और वीडियोज टाइम से लेने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। आप भी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई होप आपको आपका दिन शुभ जाए। हैव अ गुड डे।